हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 साइंस का चैप्टर। जो हम केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सॉल्यूशन। ये चैप्टर जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक हम जो है यहाँ चैप्टर में पहुंच चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले आप देख लीजिए। लास्ट लेक्चर में जो है हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था। सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता क्या होती है, किस चीज पे डिपेंड करती है। जो सॉल्वेंट का नेचर होता है, सॉल्यूट का नेचर होता है, टेम्परेचर और प्रेशर, ये चार जो फैक्टर होते हैं जिनमें जो घुलनशीलता है वो डिपेंड करती है। सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे कैसे करती है, जैसे कि हमने कहा लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि सॉल्यूट अगर पोलर है तो सॉल्वेंट भी क्या हो, पोलर हो, तो वो अच्छे से क्या होगा, सॉल्युबल होगा। और अगर हमारा सॉल्वेंट नॉन पोलर है और सॉल्यूट भी क्या हो, नॉन पोलर हो, तो भी वो अच्छे से क्या होगा, डिसॉल्व होगा। इसीलिए कहा गया है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि सेम अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर ही सॉल्यूट हो, और अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर ही सॉल्यूट हो। अगला हमारा टेम्परेचर पे ऐसा डिपेंड करता है। हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक हमारी एक्सोथर्मिक और एक हमारी एंडोथर्मिक। ठीक, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एक में हीट रिलीज होती है, एक में हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि एक में रिएक्शन कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है और एक में रिएक्शन कराने के लिए हमें हीट नहीं देनी पड़ती। ठीक है, तो कहीं पर जो है जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन हर जगह ये चीज क्या है, सेम नहीं है। कहीं पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज तो होता है लेकिन साथ ही सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके के पॉइंट भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे अच्छे से। चलिए, फिर हमने कहा था प्रेशर का जो है कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता। सॉल्युबिलिटी में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसमें, सॉलिड और लिक्विड की बात हो रही है कि सॉलिड और लिक्विड में, यानी किसी ठोस में और द्रव में क्या होता है, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन क्या ये बात लिक्विड गैसेस के लिए भी है, क्या गैसेस में भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? नहीं, गैसेस में जो है प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में कोई इफेक्ट नहीं, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। ठीक, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब यहाँ पर जो है एक दो चीजों को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें आगे भी काम आने वाली है, तो इनको रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज, यानी कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ती है और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है, घुलनशीलता है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे, इफ द हीट इज रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। अगर हम कह रहे हैं कि हीट रिलीज हो रही है तो सॉल्यूशन कैसे है हमारा, एक्सोथर्मिक है। और अगर हम कह रहे हैं कि हीट रिलीज नहीं हो रही, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और अगर रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन को प्रोसीड कर रही है, इसका मतलब है सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। चलिए, अब अगली चीज हमने यहाँ पर क्या थी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज फॉर्म्ड बाय गिविंग हीट। अगर हीट दे रहा है कोई सिस्टम तो इसका मतलब क्या है, वो एंडोथर्मिक सिस्टम है। और अगर वहां पर हीट रिलीज हो रही है तो वहां पर क्या है, एक्सोथर्मिक सिस्टम है। तो दो प्रकार के सिस्टम हम अपने लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। एक बार हमने यहाँ पर इसका रिविजन भी कर लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में क्या होगी, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर, दूसरा है प्रेशर का इफेक्ट और तीसरा है टेम्परेचर का इफेक्ट। कोई भी सॉल्युबिलिटी, जब कोई गैस कोई सॉल्युबल होगी, पहली बात तो ये कि क्या गैस लिक्विड में सॉल्युबल होती है। कोई गैस है, कोई भी हम गैस कहें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई भी गैस है, ऑक्सीजन है, जैसे हम ले लें कि ऑक्सीजन गैस है। ठीक, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो लिक्विड में क्या है, सॉल्युबल, हम क्या कहें कि H2O, यानी कि जो हमारा वाटर है, जल है, वहां पर ये ऑक्सीजन गैस सॉल्युबल होगी, उसमें घुलेगी क्या, गैस घुल सकती है द्रव में, घुल सकती है क्या,
बिल्कुल घुल सकती है। जैसे कि जो हमारे समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे कि हमारे फिशेज हैं, मछलियां हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा है कि फिशेज, मछलियां कहाँ रहती हैं? जल में रहती हैं। तो हम क्या देखते हैं कि वो सांस लेती हैं, वहां जब जीवित रहने के लिए सांस तो लेना पड़ता है, ठीक है। तो सांस में क्या लेती है? वो ऑक्सीजन लेती है। अब जल में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो जल में जो है ऑक्सीजन घुली हुई होती है, ठीक। जैसे कि हमने एक्वेरियम देखा होगा घरों में, या कभी हम बाहर गए हो, किसी मॉल में गए हो, या कोई अलग जगह में गए हो, ठीक है। तो हमने एक्वेरियम, वहां किसी होटल में गए हो तो वहां पर हमने एक्वेरियम देखा होगा। अब एक्वेरियम में क्या होता है? इस तरीके का एक टैंक होता है जहां पर क्या होती है? बहुत सारा पानी होता है और पानी में अलग अलग प्रकार की फिशेज रहती हैं, ठीक। अब वो पानी तो बह नहीं रहा, तो इसमें ऑक्सीजन कैसे आएगी? तो इसमें हमने देखा होगा एक पाइप इस तरीके का कुछ लगा रहता है, वो बार बार पानी को हिलाता रहता है, ठीक है। बार बार पानी में क्या होते हैं? बबल्स आते रहते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वहां पर बार बार क्या हो रही है? ऑक्सीजन जो है पानी में मिक्स हो रही है, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई है कि लिक्विड में जो है गैस को सॉल्युबल किया जा सकता है, घुलाया जा सकता है, ठीक। अब अलग अलग प्रकार की गैस है, जैसे कि जल में ऑक्सीजन गैस जो है बहुत घुलनशील होती है, अच्छे से डिजोल्व हो जाती है, अच्छे से मिली हुई होती है। इसके हमने कई एग्जाम्पल भी देखे हैं, जैसे हमारी फिशेज हैं या एक्वेटिक एनिमल है, रह रहे हैं पानी में, ठीक। तो वहां पर ऑक्सीजन है, उससे अच्छे से घुली हुई है, उसको यूज कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, ये भी क्या होती है? पानी में घुल तो सकती है, लेकिन ज्यादा अच्छे से, अच्छे एक्सटेंट पे ये घुल नहीं सकती। घुल तो सकती है लेकिन ज्यादा अच्छे से नहीं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक। चलिए, अब कैसे, इसको तो हम आगे करेंगे डिस्कस कि कैसे ये होता है कि ऑक्सीजन में होता है अच्छे से घुल जाती है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं घुलती। इसको हम आगे देखते हैं। उससे पहले जो है हम ये सॉल्युबिलिटी कुछ टर्म्स जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पर, इनको पढ़ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हम क्या कह रहे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज आल्सो समवट अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है, जिसमें गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में घुलने की, गैस जो है लिक्विड में घुलेगी, वो जो है किस पे डिपेंड करता है? किस पे इफेक्ट होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हमारा विलय और विलायक है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि ऑक्सीजन डिजोल्व ओनली अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। जैसे कि ऑक्सीजन जो है स्मॉल एक्सटेंट में पानी में डिजोल्व हो रही है, बट HCl इज हाईली soluble इन वाटर बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन अच्छे से डिजोल्व हो रही है, लेकिन HCl के कंपैरिजन में कम। हो रही है लेकिन HCl के कंपैरिजन में कम, और N2 के कंपैरिजन में ज्यादा, ठीक। अब हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि O2 को, यानी कि ऑक्सीजन गैस को, जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो अच्छे से, वो क्या होती है? बहुत अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पा रही, लेकिन मतलब बहुत एक क्या हो रही है? एक स्मॉल एक्सटेंट में थोड़ा बहुत क्या हो रही है? डिजोल्व हो रही है। लेकिन जब हम हाइड्रोक्लोरिन HCl को डालते हैं पानी में, तो वो क्या हो रहा है? अच्छे से डिजोल्व हो जा रहा है। क्यों हो रहा है अच्छे से डिजोल्व? क्योंकि दोनों ही क्या है? पोलर नेचर। कैसा नेचर है? पोलर नेचर है। अब पोलर नेचर क्या होता है? जैसे हमने कहा HCl है, ठीक। HCl है। अब पोलर नेचर से क्या हम समझते हैं? देखो, और हमने कहा, देखो HCl है। अब क्लोरीन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, अब क्लोरीन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब क्लोरीन जो हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड बना कैसे? दो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, वो जब आपस में अट्रैक्शन हुआ, इंटरेक्शन हुआ आपस में, तो इस प्रकार से बॉन्ड बन गया दो इलेक्ट्रॉन से, ठीक। तो ये बॉन्ड का मतलब क्या है? कि इस बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या है? दो इलेक्ट्रॉन है, इनसे मिलकर के ये बॉन्ड बना है। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या हो जाता है? ये क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। क्या करता है? कि अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए? इसके पास आ जाए, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है? ये बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या होते हैं? शिफ्ट होने लग जाते हैं, की तरफ, क्लोरीन की तरफ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिस वजह से इस पे एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है उसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब यही क्या शो करता है? यही पोलैरिटी शो करता है। क्या करता है? पोलैरिटी शो करता है। देखो, अगर हम H और H की बात करें, H और H, या O2 की बात कर रहे थे ना, O2, O और O। अब O2 में क्या देखने को मिल रहा है? कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई नहीं है, ठीक। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है, यानी कि ये भी उतने ही फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी उतने ही फोर्स से इलेक्ट्रॉन खींचेगा।
जब दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे तो ना तो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, ना ही इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो बीच में ही रहेंगे। ठीक है, बीच में ही रहने का मतलब जो बॉन्ड जैसा था वो वैसा ही रहा, इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहे उनके बीच में। ठीक, जिसका मतलब क्या है कि इनके बीच में कोई भी पोलैरिटी नहीं है, इनके बीच में पोलैरिटी नहीं है, ये पोलर नहीं है। ठीक, अगर हम H और H की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन है, जितनी ताकत से ये H खींचेगा इलेक्ट्रॉन को उतनी ताकत से ये H भी खींचेगा, दोनों H ताकत से खींच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जाएंगे ना तो इधर जाएंगे, वो क्या रहेगा, बीच में ही रहेंगे। ठीक, इसका मतलब इनमें भी क्या है, कोई पोलैरिटी नहीं है। लेकिन जब बात HCl की आती है तो Cl क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज्यादा फोर्स से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसकी तरफ थोड़ा क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाई कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा बहुत क्या हो रहे हैं, इसकी तरफ शिफ्ट, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक, जिस वजह से इसमें एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से इनके बीच में पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। अब डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, इसी को डायपोल मूवमेंट भी कहा जाता है। अब इनके बीच में डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, यानी कि पोलैरिटी भी क्रिएट हो रही है, यानी कि ये क्या है, पोलर है, इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, पोलर है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई पोलैरिटी के बारे में। चलिए, इतना ही हमें यहाँ पर समझना था। तो हमने यहाँ पर भी सेम चीज को पढ़ा कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है सम एक्सटेंट तक घुलनशील है, लेकिन जो HCl है वो ज्यादा घुलनशील है। क्यों? क्योंकि दोनों जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, यानी कि वाटर है और HCl है, दोनों का कैसा नेचर है, पोलर नेचर है। दोनों का कैसा नेचर है, पोलर नेचर है। अब हम कह रहे हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट। अब देखो, solubility ऑफ गैस इन लिक्विड इज हाईली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो है हम कह रहे हैं जो solubility है ना गैस की लिक्विड में, गैस की, किसी भी गैस की किसी लिक्विड में जो solubility है ना वो टेम्परेचर और प्रेशर दो फैक्टर पे ज्यादा डिपेंड करती है, प्रेशर पे भी और टेम्परेचर पे। फिलहाल हमें प्रेशर पढ़ना है तो प्रेशर पढ़ लेते हैं। एज द प्रेशर ऑफ द गैस अबाउट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इंक्रीज, जैसे ही सरफेस, जैसे हम कह रहे हैं एक बीकर में क्या है हमारे पास, लिक्विड है, ठीक है, अब बाकी ऊपर क्या है, यहाँ गैस है। ठीक है, गैस को हम दूसरे कलर से हम दिखाते हैं यहाँ पर, ये क्या है हमारी, ये गैस है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही प्रेशर क्या हुआ, एज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस अबव द सरफेस, ठीक है, तो ये जो लिक्विड सरफेस है, ये लिक्विड है ना, या नीचे लिक्विड है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरा क्या है, सरफेस है इसका, यहाँ पर जो गैस है उसका जब प्रेशर इंक्रीज होगा, इट इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, यानी कि ये क्या करेगा, इस सॉल्युबिलिटी को गैस लिक्विड में क्या कर देगा, सॉल्युबल कर देगा। कैसे, हमने कहा यहाँ पर क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, एक पिस्टन लगा हुआ है, इस प्रकार से क्या लगा हुआ है, एक इस प्रकार से एक पिस्टन लगा, ठीक है। चलो, ऐसा तो हम नॉर्मल कर सकते हैं, एक पिस्टन लगा सकते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या हमारा लिक्विड है और यहाँ पर क्या है, गैस है। अब जब हम इस पिस्टन को कंप्रेस करते हैं, नीचे की तरफ दबाते हैं, ठीक है, इसमें प्रेशर डालते हैं, क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं इसमें, तो क्या देखने को मिलता है कि ये पिस्टन जो है यहाँ नीचे पर आ जाएगी, ये पिस्टन जो है यहाँ नीचे आ जाएगी, ये जो पूरी गैस है ये कहाँ घुल जाएगी, जो हमारा लिक्विड है उसमें ये गैस पूरी घुल जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। द क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय हेनरीज लॉ, और जो हमारे हेनरी लॉ है, ठीक है, उन्होंने भी इसके लिए इक्वेशन दी है और इसी के बारे में बात की हुई है। ठीक है, तो हेनरी लॉ में, अब आगे हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर हमें यही चीज पढ़नी है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई कि प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर, इससे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है प्रेशर से। ठीक है, प्रेशर, ये प्रेशर पड़ेगा तो ये बीच की जो ये गैस है, ये गैस जो है पानी में घुल जाएगी। ठीक, ठीक है, चलिए अब टेम्परेचर की बात करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब हम कह रहे हैं कि गैस का जो डिसोल्यूशन है वो क्या, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एज डिसोल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व डायनेमिक इक्विलिब्रियम इट फॉलो, ये क्या करती है, ली चैटलियर के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। हेंस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे ही हम टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक, जैसे कि हम एक्वेटिक एनिमल्स जो है हमारे पानी में रहते हैं, ठीक है, सपोज हमारे यहाँ पर क्या है,
फिश यहाँ पर रहती हैं, ये एक्वेटिक हमारी कोई एक्वेटिक बॉडी है, ठीक है, ये हमारी कोई एक्वेटिक बॉडी है, यहाँ पर फिशेज रहती हैं। अगर हम इस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, जो यहाँ फिशेज रह रही होंगी, फिशेज तो नहीं रह पाएंगी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। लेकिन अगर हम देखिए टेम्परेचर अगर हम यहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो जो ऑक्सीजन की यहाँ पर घुलने की जो ताकत है, या ऑक्सीजन जो है डिजोल्व जो हो रही है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर ये जो वाटर बॉडी है जहां पर फिशेज रह रही हैं, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तापमान बढ़ा देते हैं, तो इनकी जो घुलनशीलता है, यानी कि ऑक्सीजन जिस दर से इसमें घुल रही है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और घुलनशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़े कि लिक्विड गैस जो है, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो वो अच्छे से घुल जाता है लिक्विड में। ठीक, ये क्या करता है, यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरी चीज, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मेनली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ते हैं। हेनरी का लॉ भी सेम था जो हमने अभी डायग्राम बनाया, प्रकार से हमने डायग्राम बनाया था। अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर है, यहाँ पर क्या इस प्रकार से क्या है, एक पिस्टन लगी हुई है, प्रकार से एक पिस्टन, और यहाँ पर हमारी गैस है, क्या हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, ये क्या है, गैस है, और नीचे क्या हमारा लिक्विड है। ठीक, अब हम क्या देख पाएंगे, जब हम ऊपर से क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ना, जब हम ऊपर से क्या करेंगे, प्रेशर यहाँ पर लगाएंगे, प्रेशर यहाँ पर डालेंगे, तो ये जो गैस है ना, ये जो गैस है प्रकार से, ये जो लिक्विड है, इसमें ये जो गैस है, इसमें आ जाएगी गैस, इसमें मिल जाएगी। ठीक, और इस पिस्टन को अगर हम यहाँ पर ले आए, ये पिस्टन जो है, अब हमें दोनों इमेजेस में क्या देखने को, ध्यान से अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार, यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, लिक्विड है, कोई भी द्रव हो सकता है, हम जल मान ले, और यहाँ पर क्या हमारा गैस है, क्या है, गैस है, कोई भी गैस हो सकती है ये। अब जब हमने यहाँ पर एक पिस्टन, ये क्या है, हमारी पिस्टन है, अब पिस्टन पे जब हमने प्रेशर लगाया, ठीक, पिस्टन से अब हमने प्रेशर लगाया, तो ये जो है, ये जो गैस थी ना, ये घुलकर ये कहाँ आ गई, लिक्विड के साथ घुल गई। तो यही था हमारा हेनरी का लॉ। अब इसी के लिए इन्होंने अपनी इक्वेशन ली थी। चलिए, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली जो है पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। प्रेजेंट अबाउट, कौन सा पार्शियल, कौन सा सॉल्युबिलिटी, कौन सी गैस, जो हमारे लिक्विड सरफेस, ये हमारा लिक्विड है ना, ये हमारा लिक्विड है, ये इसका क्या सरफेस है, तो लिक्विड सरफेस के ऊपर जो गैस है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसका जो कंप्रेस, हम इसको क्या कर रहे हैं, दबा करके किस में डाल रहे हैं, वाटर में क्या कर रहे हैं, उसको घुला रहे हैं, लिक्विड में उसको घोल रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है, इसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक, किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। इफ वी कंसीडर मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन टू मेजर solubility, then it can be said that mole fraction of a gas in a liquid is proportional to the partial pressure of the liquid or solution। हम क्या कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, मोल फ्रैक्शन जानते हैं ना सब लोग, मोल फ्रैक्शन यानी कि, मोल फ्रैक्शन अभी हमने कुछ समय पहले जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। ये होती है हमारी मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पहला कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। इस तरीके से निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, निकालते हैं तो क्या कहा जा रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू, मोल फ्रैक्शन क्या है, हम कहें मोल फ्रैक्शन जो है इसके प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। यानी कि मोल फ्रैक्शन अगर इंक्रीज होता है तो हमारा पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मोल फ्रैक्शन अगर डिक्रीज होता है तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, अब हेनरी का लॉ क्या था, नाउ द हेनरीज लॉ कैन बी स्टेटेड एज
द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेपर फेज, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कौन से फेज में, वेपर फेज में, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन द सॉल्यूशन, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि मोल फ्रैक्शन जो है पार्शियल प्रेशर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इन्होंने दी कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच डॉट एक्स, के एच इंटू एक्स। अब ये के एच इंटू एक्स क्या है, अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। अब ये एक्स जो है ये तो हमें पता है क्या है, अब ये तो हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ये क्या है, हमारा मोल फ्रैक्शन है, क्या है, मोल फ्रैक्शन। के एच जैसे कि यहाँ पर लिखा है, के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, और पी क्या है, हमारा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्या है हमारा पी, पार्शियल प्रेशर। इतनी बात आपको समझ में आएगी। पार्शियल प्रेशर कौन सा पार्शियल प्रेशर, ये जो लिक्विड सरफेस है ना, इसके अबव, इसके ऊपर का जो पार्शियल प्रेशर है वही हमारी बात है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी लॉ के बारे में, साथ में मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो हम पहले भी पढ़ चुके थे वो थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा। और तीसरी चीज, हेनरी लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। इस प्रकार से हेनरी लॉ का एक्सप्रेशन है, कौन सी चीज क्या डिनोट करती है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, और ये हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट, ये हमारा पार्शियल प्रेशर है। कौन सा पार्शियल प्रेशर, जो अबव लिक्विड के ऊपर सरफेस पे है, लिक्विड सरफेस के अबव वाला जो पार्शियल प्रेशर है वही है ये वाला। ठीक, हेनरी लॉ समझ में आया। अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि हेनरी लॉ जो है किस किस चीजों से अफेक्ट होता है, कि टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है हेनरी लॉ पे। उसके बाद जो हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे हेनरी लॉ से रिलेटेड, जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ से जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला हमें पढ़ना है कि नेचर ऑफ गैस, कि गैस का नेचर क्या है। ठीक है, गैस का नेचर क्या है जो हमारा क्या सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगली चीज हमें पढ़नी है टेम्परेचर, यानी कि तापमान क्या है, हमें वो सॉल्युबिलिटी पे कैसे डिपेंड करेगी। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेनरी लॉ के। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच। अब डिफरेंट गैसेस का देखो डिफरेंट केएच है। केएच यानी कि देखो जैसे कि हमने पढ़ा कि केएच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। केएच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। अब हम कह रहे हैं कि डिफरेंट गैसेस का, अलग अलग गैसों का अलग अलग केएच है। अगली चीज, वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर, अलग अलग गैसेस का अलग अलग केएच वैल्यू है सेम टेम्परेचर पे। ठीक, यानी कि अगर 292 टेम्परेचर अगर हम ले रहे हैं या 303, यानी कि अलग अलग हम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो वहां पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। दिस केएच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। अब ये जो केएच है ये क्या होगा, ये नेचर पे डिपेंड करता है गैस की। हायर द वैल्यू ऑफ केएच, अब यहाँ पर दो चीजें ये आप ध्यान से देखिए कि केएच की वैल्यू अगर ज्यादा है, केएच की वैल्यू अगर ज्यादा है, लोअर द सॉल्युबिलिटी, तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी वो क्या होगी, कम होगी। दूसरी चीज, केएच वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो केएच की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो केएच की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, यहाँ पर वही तो हम कह रहे हैं, केएच वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो केएच की वैल्यू इंक्रीज होती है। केएच की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक, तो अगर हम कह रहे हैं कि कोई ज्यादा सॉल्युबल है, ज्यादा घुलनशील है, ज्यादा डिजोल्व हो रहा है, ज्यादा सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल होने का मतलब उसका केएच क्या है, कम है, और टेम्परेचर भी क्या है, कम है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, इट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो दो चीजें, अगर टेम्परेचर कहीं पर इंक्रीज है तो केएच भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर सॉल्युबिलिटी कहीं पर ज्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा और केएच वैल्यू भी क्या होगी, कम हो, सॉरी, केएच वैल्यू क्या होगी, केएच वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, रिलेशन समझ में, टेम्परेचर इंक्रीज तो केएच भी इंक्रीज,
KH यानी कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। अगली चीज, अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो टेम्परेचर और KH वैल्यू दोनों ही हमारे कम होंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए, एप्लीकेशन पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ चीजें देख लेते हैं। अब हम जैसे कह रहे हैं N2 गैस है, यहाँ पर टेम्परेचर है 293, यहाँ पर KH की वैल्यू है इतनी। अब यहीं पर N2 देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, तो देखो KH की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब आप हमें बताएं कि इन दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन, जो दोनों है दोनों नाइट्रोजन ही है, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग क्या है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है, KH की वैल्यू है। अब आप बताइए दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन सा वाला होगा। देखो ये वाली गैस हमारी ज्यादा सॉल्युबल होगी, होगी ज्यादा सॉल्युबल, ये वाली ज्यादा सॉल्युबल। क्यों होगी ज्यादा सॉल्युबल, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम है, यहाँ पर इसके मुकाबले टेम्परेचर क्या है, कम है। ठीक है, तो जहां पर टेम्परेचर कम वहां पर KH की वैल्यू भी कम है, इसके मुकाबले KH की वैल्यू कम। KH की वैल्यू कम है होने का मतलब क्या है कि सॉल्युबिलिटी वहां पर ज्यादा होगी। वैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 293 केल्विन टेम्परेचर है और यहाँ पर 303 टेम्परेचर है। ठीक, अब हम देखें यहाँ पर KH की वैल्यू 34 पॉइंट समथिंग और यहाँ पर KH की वैल्यू 46.82। ठीक, अब हम इन दोनों में से बात करें तो ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा, ज्यादा सॉल्युबल यही वाला होगा, क्योंकि इसकी KH की वैल्यू कम है, यानी कि जिसके KH की वैल्यू कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, और जिसके KH की वैल्यू ज्यादा है यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये रिलेशन है किसका, नेचर ऑफ गैस का, गैस के नेचर का। गैस के नेचर के बारे में हमने दो तीन चीजें पढ़ी हैं कि टेम्परेचर डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो KH की वैल्यू भी बढ़ती है, KH की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी सॉल्युबिलिटी कम होती है। वहीं टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो KH की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, KH की वैल्यू भी अगर डिक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है। ठीक, चलिए, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे, ये जो दो इंपॉर्टेंट चीजें थी ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी जो है 1 मार्क्स में पूछ जाता है MCQ कि इन दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन सा है। अब आप कह रहे हैं कि दोनों ही ऑक्सीजन है, बस टेम्परेचर और KH ही तो अलग अलग है, कौन सी सॉल्युबल होगी कौन सी सॉल्युबल नहीं होगी ये आपको आना चाहिए। ठीक, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उससे पहले आप जो है ये नोट कर लीजिए और ये जो रिलेशन है ये नोट। चलिए, तो अब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेशन यानी कि कहाँ कहाँ ये चीजें क्या होती है, अप्लाई होती हैं। हेनरी लॉ की चीजें, हेनरी लॉ जो है हमारा कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपने देखा होगा जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स देखी है, तो कोल्ड ड्रिंक्स तो सबने देखी है, सबने पी भी है। अब कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, पीने के बाद कुछ डकार आता है, ठीक है, उसे भी हटा दें तो अगर हम ढक्कन जब खोलते हैं उसका तो उससे कुछ इस प्रकार से आवाज आती है, आती है, बिल्कुल आती है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर क्या है, गैस क्या है, भरी हुई है, गैस मिक्स है उसमें, गैस मिक्स है उसमें, इसीलिए जब हम उसे ओपन करते हैं ना तो एकदम से गैस बाहर आ जाती है, आती है गैस बाहर। ठीक, यानी कि to increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda waters, the bottle are sealed under high pressure। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स जो भी हमारी होती हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये हमें पता है, ठीक है, CO2 होती है। अब ये CO2 उनके अंदर आई कैसे, जब हम बॉटल्स में उनको पैक करते हैं तो किसके अंडर पैक किया जाता है, अंडर हाई प्रेशर। प्रेशर क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हम रखते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो अच्छे से गैस जो है हमारी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाती है। ठीक, तो पहला तो हमारा यही था एप्लीकेशन। आगे की एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में, वहां पर हम आगे के एप्लीकेशंस, इससे रिलेटेड जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, हेनरी लॉ पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी हम आगे करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।